हेलो, वेलकम बैक टू जीके ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 17। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी अबाउट द आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, मीन्स अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आए थे। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो खत्म हो गई थी और अब पावर पूरी तरीके से किसके पास आ गया था? तो जो ये सोवियत बना था, पेट्रोग्रेड सोवियत कह सकते हो, मीन्स इनडायरेक्टली कह सकते हो कि व्लादिमीर लेनिन की जो पार्टी थी बोल्शेविक, वो अब पावर में आ चुकी थी। ठीक है। अब पिछले लेक्चर में मैंने सारी चीजें बताई थी कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए थे, जिसमें मैंने बताया था कि लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफर किया जाने लगा था। तो उस पूरे पॉइंट्स में हमने देखा था कि क्या क्या चेंजेस आए थे। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे। आज के लेक्चर में भी हम बात करेंगे आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है ये अलग है। अलग क्या है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे होता क्या है, जब एक टीम अगर लगातार जीतती रहती है तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बोल्शेविक के साथ। अभी तक जितनी भी स्टोरी हमने बोल्शेविक के बारे में पढ़ी है, उन पूरी स्टोरी में हमें एक बोल्शेविक की अच्छी इमेज देखने को मिली है। हमारे दिमाग में जो बोल्शेविक पार्टी है वो एक अच्छी पार्टी की तरह सामने आई है। लेकिन अब आगे बोल्शेविक आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन कुछ ऐसे मेजर्स ली जिससे जो इनके चहेते थे, जो इनको सपोर्ट करते थे, वो लोग भी नाराज होना शुरू हो गए। जिसके लिए बोल्शेविक पार्टी जानी जाती थी, लोगों के लिए काम करती थी और सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाना चाहती थी, उस चीज से ये थोड़ा सा डेविएट हो रही थी। इसकी वजह से लोग और ज्यादा नाराज हो रहे थे। देखो, पिछले लेक्चर में जितनी पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या था कि चेंजेस लैंड, अब लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था। तो जिनके पास लैंड्स थी, जिनके लैंड्स को लेके दूसरों को पीजेंट्स में ट्रांसफर किया जा रहा था, वो लोग तो नाराज रहेंगे ही। ऊपर से जो जिनको ये हराए थे इन अक्टूबर रेवोल्यूशन, वो लोग इनके खिलाफ थे। दूसरी चीज की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए हुए थे लोग, उनकी बिल्डिंग्स को नीड्स के अकॉर्डिंग छोटे में कन्वर्ट करके दूसरों को दे दिया जाता था। ये सारी चीजें, और कहीं ना कहीं मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बहुत ज्यादा सेंसरशिप वगैरह इम्पोज हो गया था, टाइटल्स बंद कर दिए गए थे। तो ये सारी चीजें कुछ लोगों के लिए अच्छी थी तो कुछ लोगों के लिए बुरी थी। लोग धीरे धीरे नाराज हो रहे थे। साथ में अब आगे देखते हैं कि इस पार्ट में हमें क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो क्या हुआ इन नवंबर 1917, अक्टूबर में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। अक्टूबर 1917 में इन नवंबर 1917 बोल्शेविक पार्टी कंडक्टेड अ इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन? तो याद करो, आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जब मैंने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जो अब आगे रसिया को रूल करने वाली थी। लेकिन वहां पे ये भी मैंने कहा था कि वहां पे बात हुई थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की। लोग कहे थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट 1-2 महीने के लिए ही काम करेगी जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होकर नहीं आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली कह सकते हो कि एक तरीके की गवर्निंग बॉडी, ठीक है, एक तरीके की गवर्निंग बॉडी को इलेक्ट किया जाना था जिसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट को खत्म किया गया होता। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट ये इलेक्शन नहीं कॉन्स्टिट्यूट करवा रही थी, नहीं कंडक्ट करवा रही थी। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट से लोग नाराज थे। तो जैसे ही बोल्शेविक पार्टी पावर में आई, इसको लगा कि अब अक्टूबर रेवोल्यूशन, इतना बड़ा रेवोल्यूशन ये जीते थे, तो इनको लग रहा था कि लोगों का सपोर्ट इनके साथ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको थोड़ा सा मीन्स कह सकते हो लोगों की हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये किए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना लालच जो है ये भी इनके मन में आया। इन्हें लगा कि लोगों का सपोर्ट तो मिल रहा है, तो चलो इसी में लगे हाथ मौके पे चौका मार देते। मौके पे चौका का मतलब कि सपोर्ट मिल रहा है, इसी में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन करवा देते हैं, और सपोर्ट होने की वजह से हो सकता है हमारी पार्टी ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मेजोरिटी सपोर्ट पा जाए और हम ही उसमें भी रूल करने आ जाए। तो वो क्या है, अभी बोल्शेविक पार्टी मीन्स ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ जाती तो वो ऑफिशियली एकदम डिक्लेयर्ड हो जाती कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल्शेविक पार्टी है और वही रूल करेगी। तो इस वजह से इन नवंबर 1917 लेनिन ने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन करवाया। उस इलेक्शन में सारी पार्टी जितनी भी रही होंगी, जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली कहो या फिर जो भी कहो, हुआ क्या, बट देखो असेंबली का इलेक्शन हुआ, बट
द बोल्शेविक पार्टी फेल्ड टू गेट द मेजोरिटी सपोर्ट। मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला इन्हें। पहले क्या था, इन्हें लग रहा था कि भाई हमारे पास सपोर्ट है, चलो इलेक्शन करवा देते हैं, बट हुआ क्या, इन्हें सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट नहीं मिला का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई और पार्टी आ गई, बोल्शेविक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है भाई, इलेक्शन करवा दिए हैं, कोई और पार्टी जीत गई तो फिर उसमें इनका कोई रोल है नहीं। अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि नहीं भैया आप क्यों जीत गए, हम हार गए, हम इससे नहीं मानेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ा। बट नवंबर से लेके जनवरी तक ये असेंबली काम करती रही। जनवरी में क्या हुआ, इन जनवरी 1917 में इलेक्शन हुआ। इन जनवरी 1918 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। बोल्शेविक मेजर क्या है, बोल्शेविक के काम करने का जो तरीका था, जो बोल्शेविक का मीन्स कह सकते हो कि जो एम था, उसको इस असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है तो उससे डिस्कस करना जरूरी होता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूल करती थी, करने के लिए ही तो बनी थी। तो बोल्शेविक पार्टी जो भी मेजर्स लेती थी उसके बारे में उसे भी पता रहता था। तो जनवरी 1918 में बोल्शेविक पार्टी के मेजर्स को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजेक्ट करने लगी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, बोल्शेविक पार्टी एक पार्टी थी जो अक्टूबर रेवोल्यूशन जीती थी। यहाँ पे सपोर्ट इनको क्यों नहीं मिला, क्योंकि लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से लोग ऐसे ही नाराज थे। साथ में एक चीज और ध्यान दो, बोल्शेविक पार्टी रेवोल्यूशन इसलिए जरूरी नहीं है कि जीती थी कि इन्हें पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मेजोरिटी पॉपुलेशन इनको सपोर्ट करती थी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब रेवोल्यूशन हुआ था तो वहां पे कहीं ना कहीं पावर का भी यूज इन्होंने किया था, ऑरोरा सिप वगैरह यूज किया था इन्होंने, तो इनके पास पावर भी था, वो पावर, ठीक है। तो उस पावर की वजह से भी ये जीते थे, जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी पॉपुलेशन इनका सपोर्ट करती, ठीक है। तो इसकी वजह से जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे साफ दिख गया कि नहीं, पॉपुलेशन इनका, मेजोरिटी पॉपुलेशन इनका सपोर्ट नहीं करती है, ये अपने पावर की वजह से जीते थे। अब जनवरी में जब असेंबली ने इनके मेजर्स को रिजेक्ट किया तो दोबारा ये अपने पावर को यूज कर सकते थे। भाई अभी अक्टूबर कितना टाइम हुआ था, ये अभी भी पावरफुल थे, लोग इनका भी अभी सपोर्ट कर रहे थे। तो जब इस असेंबली ने इनके मेजर्स को रिजेक्ट किया तो बोल्शेविक ने कहा कि भाई अब ये असेंबली हम नहीं मानेंगे, ये नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं कि नहीं, लेनिन ने कह दिया कि नहीं माना जाएगा तो नहीं माना जाएगा, कुछ जेन्युइन रीजंस बताने थे। तो ही अर्ग्ड दैट, देखो ये जो पॉइंट है ये रीजन है कि उन्होंने क्या रीजन दिया कि क्यों इस असेंबली को नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा मतलब कि उस असेंबली को ये डिसॉल्व कर दिए, और क्या आर्गुमेंट दिए, ही अर्ग्ड दैट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। अब ये क्या है, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन के लास्ट में बताया था, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ऑल रशियन का मतलब रसिया की पूरी, कांग्रेस का मतलब मीटिंग, किसकी, सोवियत की। तो आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन सोवियत बनना शुरू हुआ था, तो रशिया में जितने भी सोवियत हुआ करते थे उनकी मीटिंग अरेंज की जाती थी, और उस मीटिंग में जो भी मेजर्स वगैरह है उसको डिस्कस किया जाता था, अप्रूवल वगैरह उस मीटिंग में लिया जाता था। जो काम अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को करना था वो चीज पहले ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत किया करती थी। तो लेनिन ने कहा कि दी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। अब अनसर्टेन कंडीशन क्यों, क्योंकि जस्ट अक्टूबर में अक्टूबर रेवोल्यूशन खत्म हुआ था, सोसाइटी में बहुत उथल पुथल चल रही थी, और जस्ट उसके बाद इस असेंबली का इलेक्शन हुआ था। तो व्लादिमीर लेनिन ने कह दिया भाई ये जो असेंबली इलेक्टेड हुई है ये अनसर्टेन कंडीशन में हुई है, उस समय सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं थी, तो ऐसे कंडीशन में जो असेंबली इलेक्ट हुई उससे बढ़िया तो हमारी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत से थी, उससे ज्यादा डेमोक्रेटिक थी, इसलिए हम इस असेंबली को डिसॉल्व करते हैं। तो बोल्शेविक पार्टी ने इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो असेंबली इलेक्ट हुई थी तो सबको पता है भाई इलेक्शन हुआ है तो उसको आपको मानना है, लेकिन जब बोल्शेविक ने डिसॉल्व किया तो कुछ लोग इससे भी नाराज हुए। इसको एक पॉइंट, इस पॉइंट से देखना कि कैसे लोगों के अंदर बोल्शेविक के खिलाफ मतलब एंटी बोल्शेविक सेंटिमेंट्स जनरेट हो रहे थे, बोल्शेविक के खिलाफ लोग कैसे जा रहे थे, ठीक है। तो एक तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह था, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उससे लोग नाराज हो रहे थे। दूसरी चीज की 1917 में नवंबर 1917 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ जिसमें ये मेजोरिटी सपोर्ट नहीं पाए। मेजोरिटी सपोर्ट ना मिलने की वजह से जनवरी में जैसे जब इस असेंबली ने बोल्शेविक पार्टी के मेजर्स को रिजेक्ट किया
तो बोल्शेविक पार्टी ने इनको ही डिसॉल्व कर दिया, असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया और आर्गुमेंट क्या दिया कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो है वो इस पार्टी से अनसर्टेन कंडीशन में इलेक्टेड असेंबली से ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो अब ये डिसॉल्व हो गई, अब दोबारा से बोल्शेविक पार्टी रूल करने लगी। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा कि जो पार्टीज यहाँ पे थी उनका कोई खास रोल रह नहीं गया था, जो भी सोवियत वगैरह थे, अब कोई ना कोई सोवियत रहा होगा, सारे सोवियत इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे, सारी पार्टीज फॉर्म इलेक्शन में थे, तो कोई एक पार्टी जब इलेक्शन में पावर में आया तो उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, तो किसी भी पार्टी का कोई खास रोल रह नहीं गया था और धीरे धीरे सारी पार्टीज खत्म होने लगी और आगे चल के अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रसिया में सिर्फ एक ही पार्टी रह गई जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती थी और वो था क्या, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी मतलब बोल्शेविक पार्टी, जिसको बाद में रीनेम करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया गया था। तो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि रशिया बिकेम द वन पार्टी स्टेट, उसका यही रीजन है कि सारी पार्टीज धीरे धीरे खत्म होने लगी थी क्योंकि बोल्शेविक किसी पार्टी को मानता नहीं था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन मार्च 1918 में क्या हुआ, डिस्पाइट ऑफ ऑपोजिशन ऑफ ऑल इट्स पॉलिटिकल अलाइज, इसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉलिटिकल अलाइज थे, अलाइज का मतलब कि जितने भी पॉलिटिकल सपोर्ट्स थे बोल्शेविक पार्टी के, वो सब अपोज कर रहे थे किस चीज के लिए, टू साइन अ पीस ट्रीटी। जैसे वार खत्म होने के लिए लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में क्या कहा था कि वार शुड बी ब्रॉट टू एंड, मतलब वार को खत्म किया जाना चाहिए। अब वार कैसे खत्म होगा, कभी भी आप रेवोल्यूशन वगैरह देखो, वर्ल्ड वॉर देखो या कोई भी रेवोल्यूशन देखो, कहीं पे भी वॉर देखो, सॉरी रेवोल्यूशन ही वॉर देखो, तो वॉर खत्म कैसे होता है, अगर मान लो तुम अपने दोस्त से लड़ रहे हो, ठीक है, सीरियस वाली लड़ाई, मजाक वाली नहीं, सीरियस वाली लड़ाई अगर चल रही है, तो ऐसे में अगर तुम कहो कि नहीं अब हम हार मान लिए, तो हार कैसे मानोगे आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, अगर मान लो कोई चीज है उस चीज के लिए आप लड़ रहे हो, तो आप कहो कि ठीक है भाई तुम ले जाओ हम हार मान लेते हैं, तो जब उसे कुछ मिलेगा तब वो शांत होगा। तो सेम चीज कंट्रीज के साथ होता है, जब भी वॉर होता है अगर कोई कंट्री हार रही है तो ऐसा नहीं होगा कि कह दिया कि नहीं भैया अब हम नहीं लड़ेंगे बस वॉर खत्म, इससे नहीं होता है। आप कहे कि हम नहीं लड़ेंगे तो इसके बदले आपको एक पीस ट्रीटी साइन करनी होती है। पीस ट्रीटी में कुछ ऐसे मेजर्स लिखे होते हैं जिससे कंट्रीज बुरी तरह एक्सप्लॉइट हो जाती है, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपके जो मान लो कोई इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री है, तो इसमें से कुछ पार्ट्स ये ले लेते हैं, या फिर कोई किसी एरिया में मान लो कोई एरिया है जहाँ पे डायमंड बहुत ज्यादा है, तो कुछ सालों के लिए इस डायमंड माइंस को ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जितने भी डायमंड्स वगैरह है उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, तो कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, अब देखो सेम चीज हुआ, लोग नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी पीस ट्रीटी साइन करे। क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि सबको पता था कि पीस ट्रीटी के बाद कंट्री का एक्सप्लॉइट होना तय है। बट बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे लेनिन, उन्होंने सबके ऑपोजिशन के बावजूद ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में 3 मार्च 1918, देखो यहाँ पे सिर्फ मार्च 1918 लिखा है, डेट 3 मार्च था, 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में, ये लिटोव्स्क बोला जाता है, लिटोव्स्क, ठीक है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में पीस ट्रीटी साइन हुई, किसके बीच में, रसिया और जर्मनी के बीच में। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, on March 1918, despite opposition by political allies, Bolshevik made a peace treaty with Germany at Brest-Litovsk and drew from war. वार से ये अपने आप को पीछे हटा लिए। अब वार से पीछे हटा लिए, पीस ट्रीटी साइन कर लिए, डिस्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, सभी लोग मना कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जब इन्होंने साइन किया तो ये एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था। ह्यूमिलेटिंग का मतलब कि बेइज्जती करने वाला। अब कंट्री को एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो वो ह्यूमिलेटिंग ही होगा। हार मान लिए तो ऑफ कोर्स ये ऐसे ही बेइज्जती है कि हम भैया हार मानते हैं, तो ये एक रशिया के लिए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था। इससे वहां के सिटीजन्स, जो भी वहां के लोग थे, वो नाराज हुए। अब कहोगे कि सर पहले तो लोग चाहते थे कि वार बंद हो, तो ऑफ कोर्स चाहते थे, जो लोग चाहते थे वो अभी चाह रहे थे कि वार बंद हो, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन ठीक है लेकिन लोगों की डेथ हो रही थी, ये ठीक नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वार बंद हो, क्योंकि इनको एक्सप्लॉइटेशन से फर्क पड़ता था, ठीक है, बेइज्जती से फर्क पड़ता था। तो कुछ ऐसे भी थे, इस पे बहुत ज्यादा इशू नहीं है, बस इतना याद रखो कि पीस ट्रीटी साइन हुआ था ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में 3 मार्च 1918 को, जो एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था, जिसके बाद और ज्यादा लोग नाराज हुए बोल्शेविक पार्टी से। ये 2 पॉइंट हो गया।
तीसरी पॉइंट जो ह्यूमिलेटिंग थी, मतलब जिसकी वजह से एंटी बोल्शेविक सेंटीमेंट जनरेट हो रहा था, वो ये था कि इस पार्टी ने अलग अलग सीक्रेट पुलिस वो कह दी थी, मतलब कि अलग अलग सीक्रेट पुलिस का ग्रुप बना दिया था जिसका नाम चेका, ओजीपीयू, एनकेवीडी था। ये ओजीपीयू और एनकेवीडी क्या है, ये सिर्फ इतना याद रखो कि ये एक तरीके की सीक्रेट पुलिस थी जो रशिया में काम करती थी। क्यों? क्योंकि अगर इसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करोगे तो ये एक रशियन वर्ड है। अब 4 रशियन वर्ड का फुल फॉर्म बताने में कोई बात नहीं है, बताने के लिए मैं लिख दूंगा, बता दूंगा, लेकिन उसको याद करने का कोई मतलब नहीं है। रशियन वर्ड में है तो याद करना जरूरी भी नहीं है। कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? यही पूछता है कि चेका क्या था, चेका फर्स्ट। तो चेका वॉज जस्ट अ सीक्रेट पुलिस, ठीक है, ये सीक्रेट पुलिस का ग्रुप था। अब था क्या काम? तो सीक्रेट पुलिस जो फॉर्म हुई थी, चेका, ओजीपीयू एंड एनकेवीडी, ये जो भी बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ आवाज उठाती थी, जो भी बोल्शेविक पार्टी को क्रिटिसाइज करता था, उसको पनिश करता था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो भी जिसको लग रहा है कि नहीं बोल्शेविक पार्टी कुछ गलत कर रही है, उसके खिलाफ जैसे ही बोलता था उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। तो इसकी वजह से भी लोग बोल्शेविक पार्टी से नाराज हो रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स जो देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं, अब देखो बोल्शेविक पार्टी का ये काम नहीं था। बोल्शेविक पार्टी जो थी ये एक अच्छी पार्टी की तरह जानी जाती थी, लेकिन ये कुछ ऐसे मेजर्स ले रही थी जिससे सोसाइटी में इसके खिलाफ सेंटिमेंट्स जनरेट हो रहे थे। तो अब देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, मेनी बिकम इल्यूजन। डिसइल्यूजन का मतलब क्या है? डिसइल्यूजन का मतलब है कि लोग निराश हो गए। निराश का मतलब कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक पार्टी काम अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, सपोर्ट करें कि ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बोल्शेविक पार्टी कुछ ऐसा काम कर रही, सब कुछ बुरा करके फिर कुछ अच्छा कर देती थी। तो लोग कंफ्यूजन में आ जाते थे कि इसका सपोर्ट करें या न करें। तो इस सब चीज एक तरीके से बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर सेंटिमेंट जनरेट किया, और इसके बाद एक बार फिर से अंदर ही अंदर एक नया वॉर शुरू हुआ जो सिविल वॉर था। सिविल वॉर क्या होता है, उस वॉर में क्या हुआ, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलो, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।